and today we are going to begin with the very first chapter of our class 8th English literature that is titled as The Best Christmas Present in the World, written by Michael Morpurgo. और ये जो chapter है वो आपको किस book में given है? In the main reader that is titled as Honeydew. We have been given something as before you read in this chapter. Let's read that and then we'll see the very first paragraph. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. See, when we are studying history, when we are preparing for any competitive, when we need to study about some history, some dates, तो हम क्यों पढ़ते हैं dates के बारे में? Because कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी हिस्ट्री में हुई हैं, पास्ट में हुई हैं, जिनको हम याद रखते हैं by remembering the dates, by remembering the people involved, by remembering exactly the title, the name and also what exactly happened. तो ये जो हिस्ट्री होती है ना वो हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है एंड हम अपने पास्ट के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है हमें, कैसे हम याद रखते हैं बाय रिमेम्बरिंग दीज डेट्स. तो ये जो डेट्स होती हैं या कुछ जो ये टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सो सिग्निफिकेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दोज टाइम्स. The story you will read mentions one such date and event. और यही पूरी स्टोरी जो है वो भी ऐसे एक डेट के बारे में और एक ऐसे इवेंट के बारे में बात करती है जो हिस्ट्री रिलेटेड है. A war between the British and the Germans in 1914, and this is related with the period of time when there was a war between British and Germans. ठीक है, तो जब ब्रिटिश पीपल जो थे और जो जर्मनी के लोग थे उनके बीच में जो वॉर हुआ था 1914 में, उस पे रिलेटेड हम ये स्टोरी देखने वाले हैं. अब ये जो 1914 दी हुई है उसी से रिलेटेड हमसे पूछा गया है, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? तो अगर आपको नहीं पता और द पीपल हु नो इट, इट्स वेरी गुड कि 1914 की जो डेट है वो किसके बारे में पढ़ी जाती है? वर्ल्ड वॉर वन. बहुत कॉमन है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस दैट वर्ल्ड वॉर वन और द वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज देयर 28 जुलाई 1914 टिल 11 नवंबर 1918. यानी 1914 में बिगिन हुआ था ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड देन वो एंड हुआ था इन 1918. तो हम भी वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड एक इवेंट, एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं. क्लियर? सो ओवरऑल बिफोर यू रीड में आपको यही समझाया गया है कि हिस्ट्री को याद करने का एक जो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट तरीका होता है वो क्या, कि वी रिमेंबर द डेट्स, वी रिमेंबर द इवेंट्स दैट हैपेंड इन दोज टाइम्स. क्लियर? सो लेट्स सी कि क्या हम भी ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं अबाउट वर्ल्ड वॉर वन. Are we going to study social studies in English or are we going to see a story that was there when this World War I was happening? Clear? All right. So I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. तो ये जो स्टोरी है ना उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और जहां पे भी वर्ड आई आता है मतलब नरेटर, तो जो हमें ये स्टोरी सुना रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पे ये जो नरेटर है वो क्या बोलते हैं? आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. तो ये स्पॉटेड इट का मतलब क्या होता है? सॉ इट और फाउंड इट, यानी कि मैंने इस चीज को देखा. इट मीन्स इट इज रेफरिंग टू अ थिंग, राइट? इन अ जंक शॉप. जंक मतलब क्या होता है? जैसे हम जंक फूड बोलते हैं, यानी कचरा बोलते हैं जिसको, है ना. तो जंक मतलब जस्ट सेकेंड हैंड चीजें होती हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, या फिर जो चीजें लोग दे देते हैं, बेच देते हैं, फिर उनको ठीक करके रिपेयर करके कोई और उनको खरीद लेता है. तो इन्होंने भी क्या किया, एक जंक शॉप में जहां पर सेकेंड हैंड चीजें बिकती हैं वहां पर, कहां? ब्रिडपोर्ट में. ब्रिडपोर्ट इज अ मार्केट एरिया. अ रोल टॉप डेस्क. क्या मिला उनको वहां पे? एक रोल टॉप डेस्क. कैसे दिखती है रोल टॉप डेस्क? जैसे ऊपर से ये उठी होती है, आप ओपन कर सकते हो, नीचे ड्रॉर्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं जहां आप चीजें रख सकते हो. ऐसी डेस्क को क्या कहते हैं? रोल टॉप डेस्क. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century and oak. तो जो पर्सन था यहाँ का, जो ओनर था जंक शॉप का, जब पूछा नरेटर ने कि इस रोल टॉप डेस्क के बारे में, उन्होंने कहा ये बहुत पुराना है, ये अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम की डेस्क है और किसकी बनी हुई है? ओक वुड की बनी हुई है. I had wanted one, but they were far too expensive, and the narrator always wanted a roll top desk. But because these desks are very costly, they are very expensive, तो इसीलिए वो नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम से उनको ये रोल टॉप डेस्क चाहिए तो थी, बट क्योंकि रोल टॉप डेस्क अगर वो नॉर्मली खरीदने जाए, यानी कि फर्स्ट हैंड, तो वो क्या होती है? बहुत ज्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है. तो इस वक्त जब उनको ये दिख गई जो ये रोल टॉप डेस्क है, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बाय इट.
दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, बट ये जो रोल टॉप डेस्क थी वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, बैड कंडीशन में थी. ऑब्वियसली इट इज समथिंग केप्ट इन अ जंक शॉप, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू रोल टॉप डेस्क. तो वो थोड़ी बहुत बुरी कंडीशन में थी. कैसी कंडीशन थी उसकी? द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लमजीली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. तो कैसे वो बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं इतनी बुरी कंडीशन में थी ये रोल टॉप डेस्क कि रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, यानी बहुत पीसेस में हो रही थी ये डेस्क. कहीं कहीं पे कुछ खराबी थी, कहीं के इधर पे टूटा हुआ था कुछ. देन वन लेग क्लमजीली मेंडेड, जो ये लेग्स होते हैं जिसपे ये खड़ी रहती है डेस्क, एक जो है बहुत ही गंदी तरीके से, क्लमजीली यानी नॉट नीट, तो बहुत बुरी तरीके से, मेंडेड यानी रिपेयर की गई थी, यानी जिसने भी इसको ठीक किया था उसको बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीकी से ठीक नहीं किया था, बहुत क्लमजीली मेंडेड थी. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. स्कॉच मार्क्स मींस बर्न मार्क्स, यानी कि पक्का ये डेस्क जो है वो बिकॉज क्योंकि थोड़ा फायर लग गया या फिर वो जल गई थी, ऐसे मार्क्स जो है वो उस डेस्क पे दिख रहे थे. ऑल डाउन वन साइड यानी एक साइड पे पूरी ये डेस्क जली हुई थी. So overall, what we see in this paragraph is that narrator went and he just saw in Bridport a junk shop. And in the junk shop, he saw one roll top desk. He always wanted a roll top desk, right? But because they were very pricey, they were very expensive, so he could not afford it. But this time when he asked about the roll top desk, the man, the owner of the shop told him that this was very old one and it is something which was belonging to early 19th century, इतनी पुरानी है, and it was made of oak wood. तो इनको हमेशा से चाहिए थी रोल टॉप डेस्क, so he decided that I want to buy this. And what happened was he is giving an explanation or a description of the roll top desk कि वो कैसी दिख रही थी. It was in a very bad condition. There were burn marks on one side. Then one leg was very badly mended, very badly repaired. No, it was not at all very clean way. It was not mended. So इस तरीके से ये देख लेते हैं इस रोल टॉप डेस्क को. Now let's see कि जब उनको इतनी बुरी कंडीशन में दिख रही है रोल टॉप डेस्क, but because हमेशा से इनको चाहिए थी, क्या ये इस डेस्क को खरीदेंगे? क्लियर? All right. It was going for very little money. और was going for का मतलब was selling for. यहाँ पे बहुत ज्यादा informal words यूज किए हैं ऑथर ने. तो ये इट मतलब रोल टॉप डेस्क, तो वो जो है बहुत ही कम पैसे में बेच रहा था. कौन? वो जो पर्सन था जंक शॉप पे. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और उनको लगा कि मैं इसको वापस से ठीक कर सकता हूँ. रिस्टोर यानी कि वापस से ठीक करना, रिपेयर करना. ठीक है. So he thought that because the person is giving the roll top desk in a very less amount, it's very cheap and he can afford it. So he decided that I'll buy it and I'll repair it. तो उनको समझ आ गया था कि हाँ भाई रोल टॉप डेस्क को वो ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, तो चलो मैं इसे खरीद लेता हूँ. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. But because he always wanted a roll top desk, तो वो सोचते हैं कि हाँ ये जो है एक चैलेंजिंग टास्क होगा, एक रिस्क होगा कि मैं इसको ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे जो है एक रोल टॉप डेस्क कब से चाहिए थी, so I need to buy it. So he knew, he was aware that it is not easy to mend this, to repair this desk. It is a challenging task. It's going to be a risk. Like there are very less chances that he is going to repair it properly. But he always wanted a desk, so he has bought it. Clear? I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. Now he says कि मैंने जो है पैसे दे दिए उस पर्सन को और रोल टॉप डेस्क खरीद ली, और कहाँ ले आए उसको उन्होंने अपने वर्क रूम में रखा. वर्क रूम क्या है उनका? उनके घर के गैराज जहाँ पे हम व्हीकल्स रखते हैं उसके पीछे क्या है, वहां पर एक रूम बना हुआ है जहाँ पे अपना बेसिकली काम करते थे. सो इट इज टाइटल्ड एज वर्क रूम. सो ही डिसाइडेड टू बाय द डेस्क. ही गेव द मनी, ही पेड द पर्सन एंड देन ही टुक दिस डेस्क एंड केम टू द वर्क रूम, जो कहाँ पर है? It is situated at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. और जिस दिन क्रिसमस ईव थी, यानी कि जिस दिन क्रिसमस का दिन है, बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल वाइब है, उस दिन इन्होंने डिसाइड किया कि वो इस डेस्क को मेंड करेंगे, रिपेयर करेंगे. क्लियर? तो अभी तक तो हमें एक चीज पता चल गई है कि जो ये टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे क्रिसमस के बारे में तो पता चल गया कि भाई ये जो डेस्क है इनको ये क्रिसमस के दिन ठीक कर रहे हैं. क्लियर? ऑल राइट. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. Now, as I told you that roll top desk यानी ऊपर का जो पोर्शन है उसको आप हटा सकते हो, और फिर जो डेस्क होती है उसके नीचे क्या होते हैं? ड्रॉर्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं जहां आप चीजें रख सकते हो. तो इन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूरे रोल टॉप को हटा दिया एंड देन पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और वापस वो जो ड्रॉर्स है उनको बाहर निकालने लगे, देखने लगे कि भाई कहां से क्या खराबी है, क्या ठीक उनको करना पड़ेगा. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to
मी। और फिर वो बोलते हैं कि पूरा जो ये डेस्क था उसका जो विनीर है, विनीर का मतलब क्या होता है, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। तो कई बार आपने देखा होगा कि प्लाई लगा दी जाती है राइट फर्नीचर के ऊपर, उसको कहते हैं विनीर। इस तरीके का जो ये ऊपर से एक वुड लगा दिया जाता है, पहले पूरा बन गया टेबल या जो भी फर्नीचर है उसके ऊपर एक डेकोरेटिव वे में एक वुड लगा देते हैं, कई बार प्लास्टिक लगा देते हैं, उसको कहते हैं विनीर। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो बोलते हैं कि जो विनीर है वो बहुत लिफ्ट हो रही थी, यानी बहुत जगहों से वो बाहर आ रही थी और ऐसा लग रहा था उनको कि वाटर डैमेज है, कि पानी की वजह से जो है वो वुड खराब हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैव क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। यानी कि पहले उन्होंने क्या बोला था कि एक तरफ स्कॉच मार्क्स है राइट, जो फायर की वजह से बर्न मार्क्स थे, दूसरी बार वो देख रहे हैं कि पानी की वजह से डैमेज हो गई ये लकड़ी। So he says that both fire and water have done what? They have taken their toll on. इसका मतलब होता है damaged, यानी completely damage कर दिया था wood को fire ने और water ने। The last drawer was stuck fast. और सारे drawers खुल गए, but जो last आखिरी का जो drawer था that was stuck fast. Stuck fast means shut tight. बहुत ज्यादा टाइट था, उसको निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। So till now we know that what he does, he took the roll top desk with him. He started mending it, repairing it. So first of all he took out all the roll top, यानी जो complete roll top था उसको निकाल दिया, and he saw that the veneer was coming out because there was a water damage. So he was sure that fire and water have damaged the wood completely, and he was pulling out all the drawers, but at the end सारे drawers तो pull कर लिए उन्होंने, but the last drawer was very टाइट, इट वॉज स्टक, फंस चुका था, तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे उसको बाहर निकालने की। क्लियर? ऑल आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली एंड ही डिड इट्स बेस्ट, कि वो जो है प्यार से उसको निकाल ले बाहर। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, बट बहुत प्यार से जब वो निकाल रहे थे, पुल कर रहे थे ड्रॉर को, ही वाज नॉट एबल टू डू इट, सो ही हैड पुट ऑल हिज एफर्ट्स। अब बहुत जोर से, ऐसा होता है ना कई चीज को जब हम जेंटली पुल कर रहे नहीं निकलती तो हम बहुत जोर से एफर्ट्स डालते हैं। सो नाउ ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि अब जो है जोर से फोर्स लगाकर वो ड्रॉर को बाहर पुल कर ले। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माय फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. तो यहाँ पे नरेटर बोलते हैं कि मैंने उसको बहुत जोर से स्ट्रक करने की कोशिश की, स्ट्राइक करने की कोशिश की, किससे? विद द साइड ऑफ माय फिस्ट, यानी मुट्ठी जो है उसके साइड से मैं उसको मारने की कोशिश कर रहा था कि बाहर आ जाए। फाइनली क्या हुआ? फाइनली ड्रॉर जो है वो खुल गया और उसके अंदर एक बहुत ही गहरी सी स्पेस दिख रही थी, शैलो स्पेस दिख रही थी, जहां पर क्या था? एक सीक्रेट ड्रॉर था, यानी ड्रॉर के अंदर भी एक सीक्रेट सा ड्रॉर बना हुआ था। There was something in there and there was something there in it. कुछ तो रखा हुआ था उस सीक्रेट ड्रॉर में। I reached in and took out a small black tin box. वो बोलते हैं मैं गया, मैंने उसको निकाला और उनको क्या मिला? एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का बना हुआ, टिन एक मटेरियल है उसका बना हुआ एक बॉक्स मिला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और सेलो टेप की मदद से एक नोट पेपर, एक पेपर जिसपे नोट लिखा है, वो लगा हुआ था इस बॉक्स के ऊपर। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, और उसके ऊपर क्या लिखा हो? तो कुछ लिखा था बट एक शेकी हैंडराइटिंग में, यानी जब किसी के हाथ कांप रहे हो या शेक कर रहे हो, शिवर कर रहे हो, तब वो कोई चीज लिखी गई हो, ऐसी राइटिंग दिख रही थी। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। क्या लिखा हुआ था? कि कोई जिम है जिसका ये लास्ट लेटर है, जो कब मिला था? जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और जिस पर्सन ने ये नोट लिखा था उन्होंने ये भी लिखा है कि इस लेटर को मेरे साथ ही बरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए जब टाइम आएगा, यानी कि द डे व्हेन आई विल गो एंड लीव दिस वर्ल्ड, दैट टाइम दिस लेटर शुड आल्सो बी बरीड विथ मी। सो टिल नाउ वी नो दैट जब वो ड्रॉर ओपन कर लेते हैं, ही फाइंड्स अ सीक्रेट ड्रॉर, देयर ही फाइंड्स अ tin box, and on the tin box there was a note which was stuck with the cello tape, and what was written on it? That this is the last letter of Jim received on January 25th, 1915, and it should be buried with me, yani the one who has kept the letter, when the person will die. Clear? All right. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. अब क्या होता है ना, obviously when this was written on the box, the note, that it should be buried with me when the time comes. This is the last letter of Jim. So after the author or the narrator read this note, he was like कि मुझे open नहीं करना चाहिए. It is not right on my part that I should open a letter of someone else. यानी कि ऐसा कहा जाता है, देखो कि किसी के लिए भी जो लेटर आया है, जो मैसेज आया है, वो आपको नहीं पढ़ना चाहिए. It should be that person only who should read the message or the letter that is given to him. तो यहाँ पे जो नरेटर है, he also felt that it is not right on his part कि उनको ये नोट या ये लेटर को ओपन करना चाहिए, बॉक्स को ओपन करना चाहिए, बिकॉज उस बॉक्स के अंदर वो लेटर है. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. नाउ व्हाट आर स्क्रपल्स? फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग. मीन्स ही वॉज फीलिंग that he is doing something wrong.
he had that hesitation, हिचकिचाहट थी उनमें कि उनको ये लेटर ओपन नहीं करना चाहिए, बॉक्स ओपन नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज देयर वाज दिस क्यूरियोसिटी, बिकॉज ही वांटेड टू नो कि क्या लिखा है इसके अंदर, क्या है वो लास्ट लेटर, तो वो क्यूरियोसिटी ने ओवर पार कर लिया, वो जीत गई और इनकी जो फीलिंग थी कि वो कुछ गलत कर रहे हैं वो हार गई. सो एट द एंड उनका क्या डिसीजन था कि वो ये बॉक्स ओपन करने वाले हैं. सो ओवरऑल द नरेटर वाज लाइक आई शुड नॉट डू इट, इट इज रॉन्ग ऑन माय पार्ट टू ओपन द बॉक्स, बट बिकॉज ही हैड द क्यूरियोसिटी टू नो व्हाट इज देयर इन द बॉक्स, व्हाट इज देयर इनसाइड द बॉक्स, दैट्स व्हाई he now has taken a decision to open it. It usually does, and he says it's not wrong, it's normal. It usually is the fact that when you are curious about something, you will definitely end up doing that thing. यानी वो बोलते हैं कि ये चीज ज्यादातर होती है, हर किसी के साथ ये होता है, आपको पता होता है ये गलत है, बट आपके अंदर ये होता है कि नहीं, एक बार मुझे देखना ही क्या है, तो आप क्या करते हो, क्यूरियोसिटी को जीतने देते हो, एंड फाइनली यू डू इट. Inside the box there was an envelope, और बॉक्स के अंदर क्या था, उन्होंने फाइनली बॉक्स ओपन किया और उसके अंदर एक लिफाफा है, एक एनवेलोप है. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. तो अभी तक हम किस किस की बात कर चुके हैं, अभी तक हम बात कर चुके हैं जिम की, यानी एक कैरेक्टर जो अभी तक हमें पता चल गया है वो कौन है, जिम. नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि अभी हमारे यहाँ पे स्टोरी में इंट्रोड्यूस हुए हैं वो है मिसेस जिम मैकफर्सन, यानी कंप्लीट नाम क्या है जिम का, जिम मैकफर्सन, और इनकी वाइफ जो है वो है मिसेस जिम मैकफर्सन ऑब्वियसली. तो एड्रेस में क्या लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉसेट. तो ये तो पूरा जगह का नाम है जहां पे वो रहते थे, और ये जो है लेटर किसके लिए था, जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ के लिए भेजा था. I took out the letter and unfolded it, and finally he took out the letter, and in the envelope the letter is not kept like one page, right? It's folded and then kept. तो उन्होंने unfold किया, उसको open किया. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914, and then it was written in pencil, यानी जो कुछ भी लेटर में लिखा था वो पेंसिल के थ्रू लिखा था. और किस दिन लिखा हुआ था ये लेटर, 26 December 1914, यानी जिम ने लिखा था ये लेटर in 1914 on 26th of December. बट ये लेटर कब, लास्ट लेटर जो रिसीव हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन को, उस वक्त क्या डेट लिखी हुई है, 25 जनवरी 1915. तो इनको लास्ट जो ये लेटर मिला था वो उस वक्त मिला था. क्लियर? सो दिस इज द डेट व्हेन ही इज मेंशनिंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन दिस डे. सो ओवरऑल हमें ये समझ आ गया है कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अबाउट द लेटर दैट वाज केप्ट इन दिस डेस्क, इन द ड्रॉर इनसाइड द बॉक्स. क्लियर? ऑल राइट. So with this we finally come to an end